बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 26 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है। अब से चंद घंटे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो गए हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है और आज 26 अक्टूबर को याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर के हवाले से अब आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे, उनके ख़िलाफ़ बातें करते हुए नज़र आएंगे कि जब गलत को गलत कहना काबिले सज़ा था उस वक्त उनकी ज़बानें खामोश थीं। टीवी चैनल्स पर आप तबसरे देख चुके होंगे, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर लोगों का रिकॉर्ड वाज़े है कि किसने कब गलत को गलत कहा। लेकिन इस वीडियो का मौजू जो है वो मुख्तलिफ है। सवालों का एक सवाल, काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो यकीनन उनके बग़ैर पाकिस्तान की अदालती तारीख़, बल्कि शायद बहुत सारी जो इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस की किताबें हैं, अदलिया के, कानून के और मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स रहे हैं अदालतों में, उनकी मुतल्लिक लिखे जाने वाली किताबें हैं, उनमें भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनका नाम बड़े जली हरूफ में लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सवालों का सवाल जो है वो सवाल ये है कि मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनेट जज, एक इंतहाई मोतबर नाम पाकिस्तान के लीगल फ्रेटर्निटी का, आखिरकार उनको क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया। इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जाते जाते सबसे यादगार चीज़ किसने दी है कि वो अपनी फ़ाइल में लगाएं और फुर्सत के लम्हात में बैठकर थिंक थ्रू करें, पढ़ने की, उसको सोचने की, उसके ऊपर गौर व खौज करने की कोशिश करें। ये बात कोई आम सहाफ़ी नहीं कर रहा, ये बात जो है वो कोई आम तज्ज़िया निगार या एक सड़क पर चलता हुआ आम शख्स नहीं कर रहा। जो सीनियर प्यूनेट जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद सबसे सीनियर जज जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की मुकम्मल अहलियत रखते थे, उन्होंने क्या चीज़ भिजवाई काजी फ़ाइज़ ईसा को। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से पहले आगाज़ में बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी इदारा है उसमें वो शख्स जिसने टॉप पर पहुंचना हो या पहुंचने की अहलियत रखता हो, उसकी बड़ी स्क्रूटनी की जाती है, उसके ऊपर बड़ी नज़रें लगा कर रखी जाती हैं। उसके ख़यालात, उसके आदात, उसके अतवार, उसका मिलना जुलना, उठना बैठना और निजी और पब्लिक महफ़िलों में उसकी गुफ्तगू, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। उससे जुड़े हुए लोग, उसकी फ़ैमिली के लोग, इन तमाम लोगों पर भी नज़र रखी जाती है और ये काम क्वाइटली किया जाता है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से आपको मालूम है कि कुछ मिनिस्टर्स ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतहाई अहम शख्सियात ने ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि मंसूर अली शाह जो है उनके बारे में हमें सरगोशियाँ और चमगोइयाँ मिल रही हैं। पता चल रहा है निज़ाम अदल के, ऐवान अदल के कॉरिडोर्स से ये बातें पता चल रही हैं कि जब तब्दीली हो जाएगी ऐवान अदल में, काजी फ़ाइज़ ईसा चले जाएंगे, हमारा चीफ जस्टिस या मंसूर अली शाह जो है वो आ जाएंगे, तो फिर एक पटिशन पड़ी हुई है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। तो वो फिर उसके बारे में दावा किया गया कि निबड़ लवांगे वाली बात जो है ना, वो की गई है मंसूर अली शाह या उनके करीबी लोगों की तरफ से। ये ज़ाहिर है कि एक इतनी वाइड टर्म थी, एक ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट थी कि जिसके ऊपर किसी पक्के सबूत, किसी अनडिनाइबल एविडेंस के अलावा जो है वो यकीन नहीं किया जा सकता था। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाते जाते जो काजी फ़ाइज़ ईसा को रुक्का थमाया है, उस रुक्के में बहुत कुछ मौजूद है, उनके ख़यालात मौजूद हैं और उनके ख़यालात से एग्री किया जाना चाहिए। कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान से अगर मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत रखता है, तो जो कुछ गुफ्तगू उन्होंने की है, अगरचे उसका एक काउंटर नैरेटिव भी मौजूद होगा, लेकिन लगता यही है कि ये वो ख़यालात हैं जिन ख़यालात को पढ़ लिया गया था, जिसके बाद आप सोच लें कि अगर ऐसा ख़यालात रखने वाला शख्स पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाता तो फिर इस निज़ाम को, इस सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत सारे जो कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये बात बारहा कही कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो मौजूदा निज़ाम की गारंटी हैं, गारंटर हैं। ये ना रहे तो ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। इसी वजह से वो इसके लिए नागुज़ीर हैं और नागुज़ीर होने की बुनियाद पर उनको रखा जाना, उनको दबाम दिया जाना, आईनी तरमीम के ज़रिए उनका टेन्योर एक्सटेंड किया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। और अब जब आप मंसूर अली शाह के
خیالات کو دیکھتے ہیں، جب آپ ان کی گفتگو کو دیکھتے ہیں، ان کی پوسچرنگ کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رپورٹرز جو اپنی اسیسمنٹس دے رہے تھے وہ اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ منصور علی شاہ جو ہیں، ان کے افکار، ان کے خیالات جس طور پر، جس طریقے سے سامنے آئے، میرا خیال ہے میں منوان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ وہ یادگاری چیز ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی فائل میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر خبریں دیکھی ہوں گی، آپ لوگوں نے اس کے اوپر کچھ لوگوں کے تجزیے یا تبصرے سنے ہوں گے، آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ نیوز کلپنگز، اس کے اوپر بنے ہوئی میمز اور تصاویر دیکھی ہوں گی، لیکن میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ حرف بحرف متن رکھوں گا، اور پوری کوشش کی ہے کہ جو معنی وہ کنوے کرنا چاہتے تھے میں ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ البتہ ہاؤ ایور کے بعد جو جملے لکھے گئے ہیں وہ جملے کیا ہیں اور کتنے خطرناک ہیں۔ منصور علی شاہ نے ریفرنس میں شرکت نہیں کی، اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ شرکت نہیں کرنے جا رہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے بالکل ایٹ دی 11th آور کیا ہے، لیکن ان کے افکار کیا اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان نومینیٹ ہو جاتے تب بھی یہ سامنے آتے؟ ہو سکتا ہے کہ پھر خط کی صورت میں سامنے نہ آتے، پھر وہ فیصلوں کی صورت میں سامنے آتے، پھر وہ ان کے کنڈکٹ ایز چیف جسٹس میں سامنے آتے، اور یہ خطرناک کنڈکٹ اگر ہوتا تو آپ سوچ لیں کہ ان کو شاید افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کی جو افورڈیبلٹی تھی نا، وہ حکومت کے لیے بڑا مشکل بن گئی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا، سید منصور علی شاہ، 24 اکتوبر 2024، REF ریفرنس CJP چیف جسٹس آف پاکستان، QFI قاضی فائز عیسیٰ، REF ریفرنس F1 2024، پہلا ریفرنس 2024 کا، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام یہ رکا بھیجا گیا اسلام آباد، اور مضمون میں لکھا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے منعقدہ ریفرنس میں شرکت سے معذرت، اور اس کے بعد پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھا گیا نمبر، اور ساتھ میں ایک گزارش کی گئی رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہ آپ سے گزارش ہے کہ شرکت سے انکار کا یہ خط ریفرنس کی پروسیڈنگز کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ نمبر 1، یہ دنیا بھر میں تواتر کے ساتھ نبھائی جانے والی رسم ہے کہ ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں ریفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تقریب کا مقصد ان کی خدمات، قائدانہ صلاحیتوں اور عدالت کی سالمیت اور وقار کے لیے ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے۔ البتہ، اور یہاں سے معاملہ ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، کہ البتہ رسوم کا اداروں کی طرح انحصار اس میرٹ پر ہوتا ہے کہ وہاں کون براجمان ہے۔ نمبر 2، پیراگراف نمبر 2، پہلے جب سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور اپنے آئینی کردار سے ہٹ کر ان معاملات میں ٹانگ اڑائی جو ان کے دائرہ کار سے باہر تھے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے اعزاز میں ہونے والے ریفرنس میں شرکت نہیں کروں گا، اور اس وقت اپنے اعتراضات 17 جنوری 2019 کو ایک خط کے ذریعے ریفرنس پروسیڈنگز کے ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے سامنے لایا۔ آج میں پھر سے وہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، البتہ اس مرتبہ اعتراضات مختلف مگر وجوہات پہلے سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ پیراگراف نمبر 3، منصف کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان کسی بھی شخص کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرے، اور سب سے بڑھ کر سب کے لیے انصاف کی فراہمی یقینی بنائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبا کر بیٹھے رہے۔ قاضی فائز عدلیہ پر ڈالے جانے والے دباؤ پر مطمئن اور اس سے لا تعلق رہے۔ مداخلت کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے مداخلت کے لیے دروازے کو مزید کھول دیا۔ عدلیہ کے طاقتوروں پر چیک اینڈ بیلنس کا کردار نبھانے کے بجائے انہوں نے اس اہم ترین مقصد کو دھوکہ دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے نہ حوصلہ دکھایا نہ اخلاقی پختگی کہ وہ عدلیہ کا دفاع کرتا، بلکہ اس نے ان لوگوں کا راستہ ہموار کیا جو عدالتوں کو اپنے مفاد کے لیے زیر دام لانا چاہتے تھے، کمزور کرنا چاہتے تھے، اور قانون کی عملداری کی بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ نے سمجھوتا کیا۔ نمبر 4،
काजी के इकदामात ने इज्तमाइयत और एहतराम को पारा पारा किया, जो अदालती हम आहंगी के लिए निहायत ज़रूरी है। खुद को दुरुस्त समझने के झूठे जोम में काजी फाइज ईसा ने हमेशा डायलॉग से कन्नी कतराई और इत्तफाक़े राय कायम करने से गुरेज किया, जो एक अदालती उमूर में कायदाना किरदार के लिए बुनियादी चीज़ है। काजी को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फ़ैसलों का कोई एहतराम नहीं और तौहीन आमेज़ और बेशरम अंदाज में वो ये राय देता रहा कि उन पर इंतज़ामिया, यानी कि उन फ़ैसलों पर जो कि इस अदालत ने दिए हैं, इंतज़ामिया अमल दरामद ना करे। काजी ने अदालत में जजों के दरमियान ताल्लुकात में रखने डाले, कॉलीग्स के दरमियान फूट डाली, ताल्लुकात में ऐसी दरारें डाली जिन्होंने अदलिया के चेहरे पर वो ज़ख्म लगाए जिनके निशान आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। काजी का दौर छोटेपन, इंतकामी कार्रवाइयों और इंतज़ामी मामलात में ऐसे कमतर दौर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसमें ना आपको आजिज़ी मिलेगी ना ही इनकसारी। नंबर 5 और आखिरी पैराग्राफ, एक ऐसे रेफरेंस में जाना और उस मौके को सेलिब्रेट करना ये पैगाम देगा कि एक ऐसे चीफ जस्टिस को भी मान सम्मान दिया जा सकता है जिसने अपने इदारे से गद्दारी की हो, उसकी बुनियादों को खोखला किया हो, छोटे और घटियापन का मुजाहरा किया हो और फिर भी उसे इंसाफ के मुअज़्ज़िज़ खिदमतगार के तौर पर याद रखने की कोशिश की जाए। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसे चीफ जस्टिस के लिए मुनक्किदा रेफरेंस में शिरकत करूँ। सैयद मंसूर अली शाह, सीनियर प्यून जज। कॉपी जो भिजवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज, और जब भिजवाई गई है उस वक्त काजी फाइज ईसा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे। ये कॉपी उनके पास मौजूद है, वो इसको एक यादगार के तौर पर अपनी फ़ाइल में रख सकते हैं। जब स्पेन के या दीगर जगहों के ट्रांजिट में तुर्की के दौरे से उनको फुर्सत मिल जाए, उसको बैठ कर पढ़ें कि ये ख़त जिसने लिखा है वो कोई रिपोर्टर नहीं है, वो डॉलर ट्यूबर नहीं है बकौल काजी फाइज ईसा, वो ढोलची नहीं है बकौल काजी फाइज ईसा, वो जो है किचन में गर्मी महसूस करने वाला जिसको किचन से बाहर जाने का मशवरा दिया था वो शख्स नहीं है। वो उनका सियासी मुखालिफ नहीं है बल्कि उनका मोहसिन है, जिसके बारे में कहते हैं कि अगर मंसूर अली शाह का रोल किरदार माइनस कर दिया जाए काजी फाइज ईसा के प्रोफेशनल करियर से तो वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकते। ये उन्होंने ख़त लिखा है और काजी साहब को आईना दिखाने की कोशिश की है, उनको बताया है कि आपका कंडक्ट एज अ जज कैसा था। लेकिन जब आप इसको दोबारा से पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं इस ख़त को, तो इसमें आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो 6 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़त है उसके ख़िलाफ़ जो काजी फाइज ईसा जो कुछ करते रहे, उस पे जो मंसूर अली शाह का जहन है, माइंड है, वो थोड़ा सा डिस्क्लोज़ होता है। और जो प्रेशर आया है अदलिया के ऊपर काजी फाइज ईसा के दौर में और बढ़ा, ज़ेर दाम आई अदलिया, उसके ऊपर उनकी राय का इजहार होता है। ये वो गालिबन ख़यालात हैं जो ख़यालात उनके चीफ़ जस्टिस की कुर्सी तक पहुँचने में आड़े आए, उस रास्ते में हाइल हुए। और ये वो गालिबन वजूहात हैं जो ज़ाहिर है कि हुकूमत ने जब कहा कि हम तक बहुत सारी बातें पहुंच रही हैं, तो ये वो बेसिकली सरकशी है जो शायद नहीं चाहता कोई भी कि किसी भी अदालती निज़ाम में बैठा हुआ शख्स इतना सरकश हो कि वो मुकम्मल इंसाफ पर यकीन रखता हो और वो इस किस्म के ख़यालात रखता हो। तो ऐसे शख्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है कोई भी निज़ाम, कोई भी सिस्टम। मंसूर अली शाह ने नीचे लिखा है सीनियर प्यून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या वो सीनियर प्यून जज रहेंगे? और जो कुछ आखिरी दिन पर हुआ 25 अक्टूबर को आने वाले वीडियोज़ में मैं बशारत राजा साहब से 2 मामलात पर बात करूँगा। एक मामला है कि 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा साहब के गुमान में था कि ये कुछ होगा, जिस तरीके से हुआ उसके ऑप्टिक्स क्या थे। कुछ सवालात थे, कुछ उसके ऑप्टिक्स थे जिनसे शायद मैं एग्री ना करता हूँ, लेकिन मामला मेरा नहीं है। जो कुछ हुआ, जो हैपनिंग हुई, वो मैं आपके सामने रख दूँगा। जिस तरीके से हुआ शायद इट वाज इन अ बैड टेस्ट, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि जब आप ये भी कह देते हैं तमाम तर तनकीद के बावजूद, तो लोग फिर आपके हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू करने लग जाते हैं। अलबत्ता जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पे मैं आपके सामने रख दूंगा कि क्या कुछ हुआ 25 अक्टूबर को। और 26 अक्टूबर के बाद अगले 10 दिन अहम तरीन क्यों हैं?
کون سے معاملات ہیں جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ غیر متنازع ترین جج ہیں بلا شبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے، کیا وہ غیر متنازع رہیں گے؟ پہلے 10 دن میں کچھ انتہائی اہم چیزیں ہیں جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔